नमस्कार, मैं हूं भावना और स्वागत करती हूं आपका द एस्पिरेंट्स क्लब के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डेली न्यूज़पेपर और इसके साथ ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि हेल्प करता है आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन देने में। तो आइए बढ़ते हैं आज के न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है यूक्रेनियन गवर्नमेंट के बारे में। हाल में ही रशियन गवर्नमेंट ने, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना हमारा गोल नहीं है। इन्होंने ये कहा कि दे विल प्रेफर टू अचीव कीप न्यूट्रल स्टेटस थ्रू टॉक्स। और ये जो से है ये आया है फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ रशिया के स्पोक्स पर्सन मारिया ज़ाखारोवा के से के द्वारा, जो कि वेडनेसडे को सामने आया था। इसके पहले अगर हम देखें एक सीरीज ऑफ इवेंट में, तो हमने पिछले आर्टिकल में यानी कि इससे पहले जो कि 9 मार्च का जो न्यूज़पेपर था उसमें ये डिस्कस किया था कि कैसे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये कहा कि नाटो के मेंबरशिप पे जो एम्फेसिस है, जो प्रेस है, वो अब उनका नहीं रह जाता है। वो नाटो के मेंबरशिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। और इसके बाद ही जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उनका ये कहना आया कि जो यूक्रेन है, यूक्रेनियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना जो है उनका गोल, उनका एम अप नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे अगले आर्टिकल को, जो कि डील करता है कैबिनेट के नोट से, यानी कि कैबिनेट की हामी से जो नए फर्म्स हैं, जो लैंड एसेट्स हैं, उनके मोनेटाइजेशन के बारे में। तो आइए फटाफट समझते हैं इस आर्टिकल के क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या कुछ की पॉइंट्स हैं। तो हाल में ही वेडनेसडे को जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूवमेंट दी है एक नए गवर्नमेंट ओन्ड फर्म की सेटिंग के लिए, जो कि हेल्प करेगा पूलिंग और मोनेटाइजिंग में जो भी पब्लिक सेक्टर के लैंड एसेट्स है उनको। सो द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, यानी कि एनएलएमसी। एनएलएमसी क्या करेगा? एनएलएमसी हैंडल करेगा सरप्लस लैंड और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके सेल से रिलेटेड चीजों को, जो एजेंसीज हैं और इसके साथ ही जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको भी। तो जो एनएलएमसी है, दिस इज बीइंग फॉर्म्ड विद एन इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 5,000 crore and paid up capital of 150 crore. Okay, so NNMC will undertake the monetization of surplus land and building assets of central public sector enterprise, जो कि हमने अभी देखा। इसके साथ ही जो कैबिनेट का अप्रूवल है एनएलएमसी को सेट करने का, ये जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इनके अनाउंसमेंट के बाद जो इनका बजट है ईयर 2022 के लिए, बजट जो स्पीच है उसमें उन्होंने एनएलएमसी के सेटअप के बारे में बात की थी। और इस बजट के आने के बाद जो गवर्नमेंट है उसने ये नोट किया है कि लैंड एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए, उनकी पूलिंग के लिए अब एनएलएमसी को सेट किया जाएगा। इससे पिछले आर्टिकल्स में जो कि हमने डिस्कस किया था 9 मार्च के न्यूज़पेपर के द्वारा, उसमें हमने लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था, लैंड पूलिंग क्या होता है इसको समझा था। तो अब इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एनएलएमसी नाम की एक बॉडी है जो इनको रेगुलेट करेगी। ओके, सो अभी प्रेजेंट में जो सीपीएसई है, सीपीएसई क्या है यहाँ पे? तो व्हाट इज सीपीएसई? सो सीपीएसई इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprise. So at present CPSE holds considerable surplus, unused and underused non-core asset in the nature of land or building. और ये जो CPSE के assets है इनको रेगुलेट अब कौन करेगी? NLMC, जिसको कि इनिशियली एक ऑथराइज्ड शेयर ऑफ 5,000 crore के साथ बनाया गया और पेड अप कैपिटल कितना है? वो है 150 crore। और इसका जो प्रपोजल है वो 2022 के बजट में आप देख सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो डील करता है ओल्ड पेंशन सिस्टम। सो छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि राजस्थान में जो है अभी भी ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है वो फॉलो किया जा रहा है। हालांकि जो पेंशन सिस्टम है उसमें कुछ चेंज लाया गया था, और लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि जो राजस्थान है उसमें अभी भी ओल्ड पेंशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। तो जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर भूपेश बाघेल, उन्होंने भी ओल्ड जो पेंशन सिस्टम है राजस्थान के तर्ज पे उसको अडॉप्ट किया है। तो उसको एक बार हम समझ लेते हैं। सो
जो बजट है, बजट स्पीच में बाघेल जी जो है, जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया है जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसको रिवर्ट किया जाए स्टेट के लिए, और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और जो एमएलएज हैं उनको लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के साथ साथ ही ओल्ड पेंशन सिस्टम के तहत ही उनको कंसिडर किया जाए। और इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ है वो सेकेंड कांग्रेस रूल स्टेट बन जाता है राजस्थान के बाद, जिसने ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को ही अडॉप्ट किया। तो बाघेल गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो बेनिफिट है इसका उसको 3 लाख एम्प्लॉय के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद सर्विस ज्वाइन की। जो मेन डिफरेंस है ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम के बीच में वो क्या है उसको समझ लेते हैं। जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसके अनुसार क्या जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बनाना होता है। 10% जो उनकी जो सैलरी है और उनका जो डियरेस्ट अलाउंस होता है डीए, उससे उनको 10% डिडक्शन करके वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो करना पड़ता है पेंशन फंड के तहत, और जिससे उनको जो पेंशन है वो बाद में दिया जाता है। हालांकि ऐसा कोई स्कीम जो है वो आपको न्यू पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा कोई स्कीम जो है वो आप नहीं देखते हैं। तो ये जो है ये एक बेसिक अंतर है ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कहाँ पे चल रही है ये आप याद रख सकते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो कि दोनों ही कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, ये अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो आर्टिकल है अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो हम पेज नंबर 5 जिसमें कि आप स्टेट न्यूज को देख सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत जो है, जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस डिसीजन को बहुत हिस्टोरिक बताया है और साथ में ही इसके लिए वो काफी वेलकमिंग दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है that is not something that should be welcome because this creates insecurity amongst people who are अफ्रेड कि वो अपने ओल्ड एज को कैसे सर्वाइव करेंगे, और तब जो है वो उनको दिक्कत हो सकती है। जबकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो ऐसे समय में जो एम्प्लॉयज हैं जो कि काम करते हैं अपने एक मेजर लाइफ पीरियड में चीजों के लिए, उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। अगर हम इसको और इस आर्टिकल का एक एक्सटेंशन जो है वो आपको पेज नंबर 8 पे दिखेगा। तो अगर आप पेज नंबर 8 पे जाते हैं तो आपको ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसके कुछ और मेजर हाइलाइट्स जो हैं उसको आप समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ और हाइलाइट्स जो है तो उनको हम समझते हैं। ये हाइलाइट्स किस बारे में है, जो भूपेश बाघेल जी जो है जिन्होंने अपने बजट सेशन में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवर्ट किया है, वापस से उसको अडॉप्ट किया है। इसके अलावा कुछ और हाइलाइट्स क्या है इस बजट के उनको हम समझते हैं। ये जो बजट है ये लैंडलेस एग्रीकल्चरर्स के लिए जो असिस्टेंस है उसको बढ़ाता है अंडर द राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, और इसके साथ ही उनको 7,000 पर एनम की राशि जो है वो प्रदान करता है, जो कि फिलहाल जो है 6,000 ही है। और इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए वो आगे देखते हैं। इसके लिए जो कुछ योजनाएं हैं वो है छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, और इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, और जो वैकेंसीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ की जा रही हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हो सकें। इसके अलावा जो ट्राइबल डोमिनेटेड और नक्सलाइट अफेक्टेड रीजन है बेसिकली बस्तर के, उनको ऑरेंज फॉरेस्ट जोन में क्लासिफाई किया गया है और उनको रिकन्वर्ट किया जाएगा रेवेन्यू हेड के अंतर्गत। और ये जो स्टेप है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, दिस विल facilitate the easy availability of land for setting up new industries. So this was some of the major highlights of the budget session that Bhupesh Baghel forwarded, और old pension scheme के कुछ major चीजें हमने समझ ली। So now let's go back to the same page and let's see what articles are more that we are having. Yes, so this was about the budget highlights of Chhattisgarh. So if you move forward,
तो हियर यू हैव दिस सिटी न्यूज का सेक्शन. यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है. देयर इज समथिंग दैट लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आर हैव बीन स्टार्टेड फॉर द यूथ. सो दिस प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड फॉर द यूथ ऑफ स्लम ड्वेल रीजन्स और दिस इज लॉन्च्ड बाय दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटीज लाइट हाउस सेंटर. सो लाइट हाउस सेंटर्स जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए हैं एंड दिस एम्स to create employment opportunities for slum and cluster youth who are between 18 to 30 years of under the 18 to 30 year of age. So if we move forward and scroll down to page number 5, that is state news, this we discussed. Okay, so here in the newspaper discussion of 7th March, we discussed about Shringarini coal mine of तेलंगाना. तो यहाँ पे हमने ये समझा था कि जो 4 लोग जो है वो इस माइन डेब्रिस में जो है वो लापता है. सो बहुत टाइम के बाद 36 आवर ऑफ रेस्क्यू मिशन के बाद ये पाया गया कि 3 बॉडीज जो है उनको डेब्रिस से रिकवर किया गया है. एंड so that was it about that. After that you have अयोध्या and अंजन डेयरी. ये जो 2 प्लेसेस हैं जिनको कि हिस्टोरिकल प्लेसेस के रूप में देखा जाता है, इनको एयर और रेल लिंक जो है वो प्रोवाइड करने की बात की जा रही है. तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट जो है ये डिस्कस कर रही है कि एयर और रेल कनेक्टिविटी प्रपोजल जो है वो अंजनगिरी और अयोध्या के बीच में दी जाए, क्योंकि अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये जो जगह है जो कि विजयनगर में है, यहाँ पे बात की जा रही है कि इन जगहों को एयर और रेल कनेक्टिविटी दी जाए ताकि इसको बाद में हम एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं. अब अगर आप पेज नंबर 6 पे आते हैं जो कि एडिटोरियल डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है दैट डिस्कसेस अबाउट वाटर मैनेजमेंट नीड्स. सो जो वाटर मैनेजमेंट है दैट नीड्स अ हाइड्रो सोशल अप्रोच. तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो हाइड्रो सोशल अप्रोच है जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है वो क्या है. तो सबसे पहले तो आप देखते हैं कि जो ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट है जो कि 2003 में लॉन्च किया गया था, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप ESSP और ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज GEC प्रोग्राम के का. ये एपिटमाइज करता है ग्लोबल कंसर्न अबाउट ह्यूमन इंड्यूस्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेश वाटर और इसके साथ ही ये इम्पैक्ट करता है अर्थ सिस्टम और सोसाइटी को. ओके, तो ये क्या है इसको समझते हैं. इस यहाँ पे बात की जा रही है फ्रेश वाटर और वाटर वैल्यूएशन के बारे में. IPCC के बारे में हम जानते हैं. IPCC जो है वो हाल में ही कई रिपोर्ट्स जो है जिसके बारे में हमने पिछले आर्टिकल्स में डिस्कस भी किया है, कई रिपोर्ट्स जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर वो डिस्कस करती रही है. सो हाल में ही IPCC जो है जो 4th असेसमेंट रिपोर्ट था उनका 2007 में, जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस किया था. यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया था जो सोसाइटल वल्नरेबिलिटी है और वाटर सिस्टम का मॉडिफिकेशन है उसके बीच में क्या संबंध है, और ये जो ग्लोबली एस्टिमेशन है कि वाटर की डिमांड और वाटर के सप्लाई के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, जिससे कि जो फ्रेश वाटर रीच जो है वो 40% तक जो है वो पहुंच सकता है 2030 तक. अगर ये जो प्रैक्टिस है हमारा, ये जो गैप है वाटर सप्लाई और वाटर डिमांड के बीच में, अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो. अब ये जो प्रॉब्लम है इसको 2018 में रिकॉग्नाइज किया गया और इसको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया कि जो वाटर की, क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी और जो सस्टेनेबिलिटी है उसको हम कैसे मेंटेन कर सके. एंड इसको SDG 6 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल वाटर एंड क्लीन वाटर का जो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में. So by 2030 this was supposed to be completed, which talks about availability and sanitation for all of about water. अब sustainable development goals क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं. So 2015 में 195 nations agreed with the United Nations that they can change the world for better. Now
this will be accomplished by bringing together their respective governments, businesses, media institutions of higher education and local NGOs to improve the lives of people in their country by the year 2030. So ये 195 कंट्रीज जो हैं जो 2015 में सामने आई, ये इस एम के साथ सामने आई कि ये कुछ डेवलपमेंट गोल्स जो है उसके ऊपर एक रिजोल्यूट लेंगी कि 2030 तक वो इन डेवलपमेंट गोल्स को जो है कंटिन्यू करेंगी और तब तक इन डेवलपमेंट गोल्स को वो फिनिश कर लेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये रेजोल्यूशन लिया कि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये करीब इसके तहत करीब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो कि ग्लोबल गोल्स हैं, इनको अंडरटेक किया गया, जिसमें जो 6th गोल है दैट डिस्कसेस अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर। सो यस, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में, तो यहाँ पे इंटर बेसिन ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जा रही है। तो इंटर बेसिन ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स जो है वो क्या होते हैं, उनको हम एक बार समझ लेते हैं। जो इंटर बेसिन ट्रांसफर है वो क्या होता है, वो होता है वाटर को अगर हम एक वाटर शेड से दूसरे वाटर शेड तक मूव करें तो वो जो है वो इंटर बेसिन ट्रांसफर होता है, जिसमें कि जो पहला वाटर शेड है उसके पास सरप्लस वाटर होता है जिसको कि डोनर बेसिन कहते हैं, और जो दूसरा वाटर शेड है जहाँ पे शॉर्टेज होती है वाटर की उसको रेसिपिएंट बेसिन कहते हैं। अब ये जो वाटर है ये प्राइमरीली ट्रांसफर किया जाता है टू एलिविएट वाटर स्कैर्सिटी इन द रेसिपिएंट बेसिन एंड द वाटर फ्रॉम डोनर बेसिन ट्रांसफर्स लॉन्ग डिस्टेंस वाया complex pipeline and the canal system. Now, the anthropogenic factors directly influence freshwater system are engineering of water river channels, irrigation and other consumptive use of water, widespread land use, cover change in aquatic habitat and point and non-points pollution sources which affect the water quality. अब कुछ जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में हमने बात की, चाहे वो इरिगेशन है या जो भी वाटर ट्रांसफर के जो भी हमारे सोर्सेज हैं या फिर पॉइंट और नॉन पॉइंट्स वाटर सोल्यूशन है, ये जो है ये वाटर क्वालिटी को एक बहुत बड़े पैमाने पे अफेक्ट करते हैं। इसके साथ ही जो इंट्रा और इंटर बेसिन ट्रांसफर है वाटर का, ये क्या होता है इसके बारे में हमने बात की है। ये एक मेजर हाइड्रोलॉजिकल इंटरवेंशन है वाटर इम्बैलेंस को रेक्टिफाई करने का इन वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू नेचुरली प्रिवेलिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज विद इन अ गिवन टेरिटरी। अब ये जो IBT है इसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इनको हम एक बारी समझते हैं। अब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि IBT को रिलेट करते हैं, जो कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक बैलेंस क्रिएट करता है, वो अंडरटेक किए गए हैं। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 110 वाटर ट्रांसफर मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो या तो एग्जीक्यूट कर दिए जा चुके हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि 34 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्लान किए जा चुके हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 76 प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडर प्लानिंग है। जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया का प्रोजेक्ट है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम एग्जीक्यूट कर दें तो हमारा जो ये आर्टिफिशियल वाटर चैनल है, जो कोर्सेज हैं जो हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं, ये अर्थ के इक्वेटर के जो डबल है इनका लेंथ हो सकता है, और ये लगभग 1910 किलोमीटर क्यूब ऑफ वाटर एनुअली ट्रांसफर कर सकते हैं। और दे विल री इंजीनियर द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम विद कंसिडरेबल लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल रैमिफिकेशन। सो ये हमने IBT प्रोजेक्ट्स के बारे में समझा, IBT क्या होता है और इससे रिलेटिव प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स अगर डेवलप किए जाए तो वो जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस है उसको किस हद तक री इंजीनियर कर सकता है, ये हमने समझा। अब कुछ की असम्पशन है इस एरिया में, उसको एक बार देख लेते हैं। सो रिसेंटली जो इंटर बेसिन ट्रांसफर है वाटर का, it drew attention in India due to a provision made in budget 2022. So budget 2022 में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है उसको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट
के रूप में री इंट्रोड्यूस किया गया। जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये 1970 में आया था और इसको रिव्यू किया गया था 1999 में। तो एक बार रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। ओके, तो ये जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है ये एक इंटर बेसिन ट्रांसफर प्रोजेक्ट है और ये एक प्रपोजल है, एक इंजीनियर प्रोजेक्ट है विच एम्स टू इफेक्टिवली मैनेज वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया बाय लिंकिंग Indian rivers by a network of reservoirs and canals to enhance irrigation and groundwater recharge। इसके साथ ही जो फ्लड की प्रॉब्लम है कुछ एरियाज में उसकी परसिस्टेंसी को ये लिमिट करने की कोशिश करता है और दूसरे एरियाज में जो डेजर्ट एरियाज है जहाँ पे वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है उसको भी ये रेगुलेट करता है। अगर हम डेटास के हिसाब से जाएं तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज। तो इसका जो सोल्यूशन है, जो हमारे वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो फिर भी दिख रही है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे जो रिवर्स है और जो लेक्स हैं, जो कुछ एरियाज में तो बहुत ज़्यादा उनकी अवेलेबिलिटी है और दूसरे एरियाज में वाटर शॉर्टेज है। इट्स लाइक कुछ एरियाज में आपको फ्लड्स की प्रॉब्लम दिख रही है और कुछ एरियाज में ड्राउट्स की प्रॉब्लम है। तो इसको ये जो वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अपने रिवर्स और लेक्स को कनेक्ट करके। तो इसके लिए जो है ये इंटरलिंक प्रोजेक्ट जो है ये लाया गया था। तो इसको आप याद रख सकते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है और रिसेंटली इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो रिसेंटली 2022 में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है इसको इसमें शामिल किया गया था। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, सो नाउ अब अगर हम कुछ इरिगेशन चैनल्स के बारे में बात करें तो बाय 2016 इंडिया क्रिएटेड इरिगेशन पोटेंशियल फॉर 112 मिलियन हेक्टेयर्स बट द ग्रॉस इरिगेटेड एरिया वाज 93 मिलियन हेक्टेयर्स। सो आप अगर देखें तो यहाँ पे एक 19% का गैप है विच इज मोर इन द केस ऑफ कैनल इरिगेशन। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है चाहे वो इरिगेशन गैप है या लिंकिंग प्रॉब्लम है, इसके लिए हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को जो है वो और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। अगर अब हम वाटर यूजेस के बारे में बात करें तो हम समझ सकते हैं कि जो क्रॉप लेवल है वहाँ पे जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, जो कि हमारे दो प्रिंसिपल क्रॉप्स है और जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसका 75% जो है ये वीट और राइस जो है वो कंटेन करता है और साथ ही ये लगभग 2850 मीट्रिक टन्स ऑफ वाटर जो है ये यहाँ पे कंज्यूम जो है वो करता है। तो जनरली ये जो वाटर कंजम्पशन है ये ग्रे वाटर कंजम्पशन यहाँ पे जो है वो होता है। ये पहला ग्रे वाटर कंजम्पशन जो है ये यहाँ पे हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रे वाटर क्या होता है। तो ग्रे वाटर जो सेकेंड यूज वाटर होता है बेसिकली जैसे बेदिंग से या सिंकिंग से या एग्रीकल्चरल पर्पसेस में जो वाटर होता है जिसको आप यूज नहीं कर सकते, जो पानी गंदा हो जाता है, दैट इज मोर लाइक ग्रे वाटर। सो इंडिया में ग्रे वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा जो आता है वो आपके इरिगेशन पर्पसेस के बाद आता है। दूसरा जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर में आता है और थर्डली जो है जो कि 55% to 75% वाटर जो है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। तो ये तीन ग्रे वाटर का जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे होता है जिसको आप समझ सकते हैं। अब इसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है? यहाँ पे इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड लेस प्रेडिक्टेबल वेरिएबल्स, revise binary ways of thinking either or involve non-state actors in decision making process। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें एक हाइब्रिड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सोचना होगा जहाँ पे स्टेट और नॉन स्टेट दोनों ही स्टेक होल्डर्स को जो है हमें पार्टिसिपेशन देना होगा। जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि इंटर बेसिन प्रोजेक्ट्स हैं इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको हमें प्रमोट करना होगा। ओके, तो ये जो है ये एक डेफिनेट रोल जो है ये प्ले कर सकती है हमारे वैल्यू चेन में। तो हमें बेसिकली ये समझना होगा कि हमारे लिए
जो हाइड्रो या फिर वाटर या फिर एक्वेटिक सिस्टम का जो मैनेजमेंट है वो एक टेक्निकल इशू नहीं है, वो एक एंथ्रोपोजेनिक इशू है। वाटर अवेलेबिलिटी तो है हमारे पास, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे रेगुलेट करना है, वो एक समस्या है। एंड दैट इज नॉट अ टेक्नोलॉजिकल इशू बट एन एंथ्रोपोजेनिक इशू, और उसके लिए हमें हाइड्रो सोशल अप्रोच की आवश्यकता है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कुछ और आर्टिकल्स क्या है जो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो यस, अगर आप पेज नंबर 8 पे आएंगे विच टॉक्स अबाउट मोस्टली द इंटरनेशनल न्यूज, तो आप देखेंगे कि चाइना और LAC को कंसर्न करता हुआ एक आर्टिकल है विच रीड्स चाइना लुक्स फॉर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस ऑन NEC। तो 8 मार्च के न्यूज़पेपर में भी हमने एक आर्टिकल किया था, इंडिया एंड चाइना recently in a conversation to hold talks about LAC and the disengagement regarding it. So on Wednesday, China said that it hoped military level talks with India, which was set on Friday, to move forward the long running negotiations on this engagement along लाइन ऑफ कंट्रोल विच इज LAC। सो इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने भी ये कहा कि जो दोनों साइड्स हैं वो फोकस कर रहे हैं कि जो फ्रिक्शनल एरियाज हैं वहाँ पे डिसएंगेजमेंट जो है वो कम से कम हो। इसके साथ ही चाइना ने ये भी कहा कि वो हमेशा ये बिलीव करते हैं कि चाइना इंडिया रिलेशन जो है वो काफ़ी मेच्योर और मल्टी डायमेंशनल है, और जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो चाइना इंडिया रिलेशन के होल को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे एक अच्छी पहल है जो कि LAC को लेकर के जो वहाँ पे डिसएंगेजमेंट है उसके लिए ये जो टॉक है ये हमारे फ्यूचर रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी और साथ में ही हमारे डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। यहाँ पे अगली चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं कि नीट UG के लिए जो अपर एज लिमिट है उसको जो है वो यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे जो कि पॉन्जी स्कीम है उसके बारे में है कि लगभग 2068 करोड़ ऑफ एसेट जो है वो सीज कर लिए गए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी के द्वारा इन पॉन्जी स्कीम केस में। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी जो है उन्होंने एक मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज का 376 इमूवेबल प्रॉपर्टीज का जो है लगभग 268 करोड़ का जो एक ये प्रॉपर्टी का ब्यौरा जो है अक्षय गोल्ड फार्म्स और विलास का ये पॉन्जी स्कीम के तहत जो है ये यहाँ पे सौंपा है। तो अब हम समझते हैं कि पॉन्जी स्कीम क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉन्जी स्कीम जो है वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पॉन्जी स्कीम आपके लिए आपकी इंडियन इकोनॉमी और जो प्लानिंग और मोबिलाइजेशन के इश्यूज हैं जो आप GS पेपर 3 में समझते हैं उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पॉन्जी स्कीम क्या है? पॉन्जी स्कीम जो है वो एक इन्वेस्टिंग स्कैम है जो कि किस बारे में है उसको देखते हैं। पॉन्जी स्कीम में क्या हो रहा था कि जो लेटर इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके फंड्स को यूज करके जो अर्ली इन्वेस्टर हैं उनको जो है रिटर्न दिया जा रहा था। ये जो स्कीम है ये एक दूसरे स्कैम से रिलेटेड है जो कि पिरामिड स्कीम के नाम से फेमस था। इन दोनों स्कीम्स में यही हो रहा था, जो न्यू इन्वेस्टर है उनका फंड्स एम्प्लॉय किया जा रहा था अर्ली इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न है वो देने में। अब इंडिया में इस स्कीम का क्या रेगुलेशन है उसको समझते हैं। तो जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट है 2018 में वो क्रिएट करता है 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस को। तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस क्या हैं? पहला कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को चलाना जो है वो कानूनी तौर पे गलत है। दूसरा, जो फ्रॉडुलेंट डिफॉल्ट है रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में और उसके साथ ही जो रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम से उसको भी यहाँ पे गलत माना गया है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2018 के तहत। अब इस एक्ट का एम क्या है? इस एक्ट का एम ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके ताकि हम इलिसिट डिपॉजिट स्कीम जो है उनको पूरी तरह से प्रोहिबिट कर सके। अब इस एक्ट के कुछ रेगुलेटर्स हैं, इस एक्ट के रेगुलेटर्स कौन है इसको समझते हैं। आप ध्यान रखिएगा ये जो एक्ट है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2018 ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो भी बातें अभी की जा रही हैं
इसको आप प्लीज अच्छे से समझिएगा। तो इसके 9 रेगुलेटर हैं जो कि है आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट और कुछ फाइनेंशियल एक्टिविस्ट्स जो है जो इसको की रेगुलेट जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो ये जो एक्ट है ये इट ऑल्सो अप्रूव्स क्रिएटिंग डेजिग्नेटेड कोर्ट्स टू टैकल सच केसेस. Apart from that, it enables creation of an online central database for collection and sharing of information on deposit taking activities in the court. तो ये हमने समझा जो ये एक्ट है जो कि 2018 में आया था, जो कि जाना गया अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट के नाम से, ये क्या था, और पॉन्जी स्कीम क्या था इसको भी हमने समझा। और इसके साथ ही एक और स्कीम जो इसके जैसा ही है, इससे रिलेट करता है, वो कौन सा स्कीम था, वो था पिरामिड स्कीम। सो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज नंबर 10 which again deals about the news thing. So you have another article that deals with PMLA cases. तो जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो हमने पहले देखे हैं। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो एम्फेसाइज करती है जो ऑफेंसेस है मनी लॉन्ड्रिंग की, जो ऑफेंसेस है उनसे रिलेटेड वो कितना ग्रेविटी सेंट्रिक है, उसको लेकर के यहाँ पे कुछ बातें हैं जो की जा रही हैं जिसको हम समझते हैं। सो रिसेंटली द कोर्ट वाज हियरिंग अ बैच ऑफ पिटिशंस that challenge the various provisions of the Prevention of Money Laundering Act, which is PMLA. So PMLA was introduced in 2002. It is an act of Parliament of India which was enacted by the India government to prevent the money laundering and to provide the confiscation of property deriving from money laundering. इसके साथ ही PMLA and the rules notified under this came to force with effect from July 1, 2005. Okay, तो अभी इसके बाद क्या हुआ कि ये तो PMLA जो है वो इनिशियली PMLA के क्या फंक्शंस थे, क्या रोल्स थे, उसको हमने समझा। लेकिन 2017 में 24 नवंबर को एक रूलिंग जो है वो सिटीजन के लिबर्टी के रूप में, सिटीजन्स लिबर्टी के फेवर में है, जो एक रूलिंग जो है वो आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, which set aside the clause in the Prevention of Money Laundering Act which made it virtually impossible for a person convicted to more than 3 years in jail to get bail if the public prosecutor opposed it. अब ये जो सेक्शन 45 है PMLA एक्ट, जिसका कि एक क्लॉज है जो हमने देखा, जो कि ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी जो इंसान है उसको बेल ग्रांट नहीं किया जा सकता है अगर वो ऐसे किसी ऑफेंस में जेल में है, until and unless the public prosecutor appointed by the government gets a chance to oppose his bail. इसको जो है यहाँ पे ये चैलेंज किया गया था और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक रूल के हिसाब से इस क्लॉज जो है इसको चैलेंज किया गया था अंडर सिटीजन्स लिबर्टी के फेवर में। तो ये हमने देखा, ये जो PMLA केस में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे उनको हमने समझा। अब यहाँ पे क्या है, ये क्यों न्यूज में है अभी उसको एक बार देख लेते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे फोकस्ड ऑन द राइट्स ऑफ दोज अंडर ट्रायल इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, सेइंग दैट दे कैन नॉट वेट endlessly behind the bars for the trials to commence. इसके साथ ही एक जो आर्ग्यूमेंट है इस मनी लॉन्ड्रिंग ट्रायल्स से रिलेटेड, उसको हम एक बार और देख लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या है। ओके, the court also said that though Section 45 of the PMLA had made the offence under it cognizable and non-bailable, तो ये हमने अभी देखा कि ये जो सेक्शन 45 था जिसको 2017 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने चैलेंज भी किया, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है फिर से कि under Section 45 of the PMLA it has been made cognizable and non-bailable that the offences under money laundering Section 436A of the Code of Criminal Procedure mandates a maximum period for which and under trial prisoner can be detained. तो उन्होंने यहाँ पे ये जो क्लॉज है इसको ये बोल के चैलेंज किया है कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है सेक्शन 436A के तहत यहाँ पे ये बात की गई है कि
देयर हैज टू बी अ मैक्सिमम पीरियड, एक मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए जिसके अंतर्गत एक जो प्रिजनर है आप उसको डिटेन कर सकते हैं या फिर आप उसको ट्रायल के अंदर रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी इस आर्टिकल के बारे में। इसके अलावा एक और अच्छी चीज है जो आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट है उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए एक नोट जो है वो प्रोवाइड किया है। सो हाल में ही जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है कि जो WHO है उसके अंतर्गत ही एक ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है विच इज WHO GCTM उसको जो है स्टैब्लिश किया जाए, जो कि कहाँ पे होगा, जामनगर गुजरात में। एन एग्रीमेंट वाज असाइन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड बॉडी इन दिस रिगार्ड। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आप याद रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल न्यूज है, जैसे यूरोपियन यूनियन ने जो रशियन बैंक्स हैं उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको और ज्यादा टाइटन कर दिया, और इसके साथ ही 3 बेलारूसियन बैंक्स जो है उनको स्विफ्ट सिस्टम से कट ऑफ कर दिया गया है। इसके साथ ही जो यूएस है उन्होंने पोलैंड का जो ऑफर है कि यूक्रेन को हम MiG-29 जो है वो भेज सकते हैं ताकि वो रशियन इन्वेजन को फाइट कर सके, उसको टर्न डाउन कर दिया है। इसके साथ ही यूक्रेन जो है वो व्हीट, ओट्स और कुछ जो स्टीपल ग्रेन्स हैं उनको जो है अब वो बैन कर रहा है, उनके एक्सपोर्ट को बैन कर रहा है। इसके साथ ही डिस्कवरी से रिलेटेड एक आर्टिकल है यहाँ पे आपके पास कि जो अंटार्कटिक एक्सप्लोरर है उन्होंने शैकल्टन शिप को डिस्कवर किया है, और ये जो डिस्कवरी है ये लगभग 1 सेंचुरी के बाद हुई है। जो वहाँ पे साइंटिस्ट है उनका कहना ये है कि उन्होंने ये जो शैकल्टन शिप है उसका एक संकिन रेक जो है वो उसको डिस्कवर किया है, और ये जो है इसको जो फाल्कन्स मैरीटाइम हेरिटेज ट्रस्ट जो है उनका ये कहना है कि ये जो वेसल है ये लगभग 3000 मीटर नीचे जो है सरफेस से सी सरफेस के वहां पे पाया गया है, और ये लगभग 6.4 किलोमीटर्स जो है साउथ में जो लोकेशन है वो रिकॉर्ड की गई है, वहां पे ये जो है ये पाया गया है। ओके, सो यस, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। दिस इज वेरी फैक्चुअल, दिस माइट बी एन इंफॉर्मेशन फॉर यू इफ यू कैटर टू इट। या सो इन नेक्स्ट आर्टिकल अगर आप इकोनॉमी सेक्शन को देखेंगे, बिजनेस सेक्शन को देखेंगे, तो आपके पास 2 आर्टिकल हैं जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला जो है वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस को अगेन रिलेट करता है। सो यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया स्टेज वेरी फर्म in Russian Russia-Ukraine crisis situation, but the pharma exports may be ahead. So it was focused that जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मेजॉरिटी है उनका ये कहना है कि जो बिजनेस कंटिन्यूटी है रशिया में इंडियन ड्रग्स एक्सपोर्टर्स को लेकर के वो टेम्पोररी डिसरप्शन का सामना कर सकती है यूक्रेन क्राइसिस के बीच में। हालांकि जो इंडियन कंपनी है उनमें से किसी ने पब्लिकली जो है वो रशिया से विड्रॉ नहीं किया है, और जो मॉस्को का इन्वेजन है, जो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन को, उनको खुल के कंडेम भी नहीं किया है। हालांकि यूएस का काफी प्रेशर था उसके बाद भी ऐसा नहीं किया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो इनका प्रेजेंस है रशिया में, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा है, और इनका कहना ये है कि इंश्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ आवर स्टाफ इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी with measures to meet patients and the needs of the business continuity। तो इन्होंने अपनी ये प्रायोरिटीज क्लियर की है, इन्होंने इस क्राइसिस सिचुएशन में कुछ भी बोलने से यहाँ पे इनकार किया है। एंड दे डिक्लाइन टू से दैट इफ इट वुड रेज ऑन स्केल बैक इन्वेस्टमेंट इन रशिया व्हिच अकाउंटेड फॉर मोर देन 8% ऑफ इट्स टोटल सेल्स। यस, इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है जो आप ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि कौन कौन सी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो रशियन मार्केट में एस्टैब्लिश्ड हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, इसके अलावा जाइडस लाइफ, व्हाट इज इट, लाइफ एफिशिएंसी सेड दैट ये जो कुछ कंपनीज हैं ये जो है ये रशियन मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है। और इसके अलावा जो इंडियन
ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, उन्होंने ये भी कहा कि जो रॉ मटेरियल है, जो बेंजीन या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उनसे जो रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे उनके लिए अवेलेबल होना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपने देखा कि जो क्रूड ऑयल है उस पे बैन लग गया है और ऑयल और पेट्रोलियम का प्राइसेस किस तरीके से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इससे जो डेराइव रॉ मटेरियल्स हैं जो कि ड्रग्स में यूज हो रहे हैं, तो संभावना बहुत हद तक ये आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उनका प्राइस जो है उसमें भी एक बहुत बड़ा उछाल जो है वो आने की संभावना है। ओके, तो जो अगला आर्टिकल है हमारा इसी सेक्शन में, इकोनॉमी यानी कि बिजनेस सेक्शन में, वो डील करता है आपके लेबर कोड्स को लेकर। सो जो लेबर कोड्स है दे आर टू टेक केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द कंप्लायंस हैसल्स। इस आर्टिकल को हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे इस आर्टिकल में कुछ चीजें हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आप समझें। सबसे पहले कि कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज जो है, कंप्लायंस रिलेटेड हैसल्स जो है वो क्या होते हैं। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पोटेंशियल होता है, उसका एक एक्सपोजर होता है लीगल पेनल्टीज के थ्रू, लीगल पेनल्टीज को लेकर या फिर फिनेंशियल या फिर जो मटेरियल लॉस है उसको लेकर। तो इससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको हम कंप्लायंस रिलेटेड इशू या कंप्लायंस रिस्क भी कहते हैं। अब ये कैसे आता है, ये होता है किसी भी कंपनी के फेलियर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फेलियर होता है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद इंडस्ट्री लॉ और रेगुलेशन, उसकी वजह से जो है कंप्लायंस रिलेटेड हैसल्स जो है वो होते हैं। अब ये जो टर्म है ये आपका इकोनॉमी यानी कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे तो आपको ये जो इशू है ये मिलेगा, तो ये उस पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो गवर्नमेंट है उसने लगभग 25,000 कॉम्प्लायंसेस जो है वो पास्ट ईयर में जो है वो रिड्यूस किया है, बट it is also conscious that many more needs to be reduced to improve the ease of doing business। अब जो DPIIT है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, इन्होंने ये कहा कि 27,000 लॉ को जो कि रिपोर्ट्स जो कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज हैं जो उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं जब उन्होंने एनालाइज किया उसको, तो लगभग 27,000 लॉज जो है दे आर जो वो ये बताते हैं कि जो लोग हैं जो वो जेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बिजनेसेस जो हैं वो जनरली फर्म फ्लैगिंग बिजनेसेस करते हैं और इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सही से यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। अगर आप उन जो ये रिपोर्ट्स हैं इनको ध्यान से देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो है वो लेबर लॉ से रिलेटेड हैं। अब पार्लियामेंट जो है उन्होंने इसके लिए क्या किया है, उन्होंने इसके लिए 4 लेबर कोड्स जो हैं उनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। ये लेबर कोड्स क्या है इनको हम समझते हैं एक बार में। तो पार्लियामेंट ने इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए 4 लेबर कोड्स जो है उनको प्रमोट किया, उनको पास किया और इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट जो है वो भी मिल गया। अब जो ये नए सेट ऑफ रेगुलेशंस है ये लगभग 44 लेबर कोड्स को यानी कि 44 लेबर कोड्स को डील करते हैं, जिनको कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, और इसके साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो ये जो 4 कोड्स हैं इनके अंतर्गत 44 लेबर कोड्स बनाए गए, जिसके तहत ये जो लेबर लॉज हैं इनको सिंप्लीफाई किया गया ताकि जो कंप्लायंस रिलेटेड हैसल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको जो है वो हम कम कर सकें। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पे 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, कंप्लायंस हैसल्स क्या होती हैं जिसको आपने समझा, और जो लेबर कोड्स हैं ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चाहें तो लेबर कोड को बहुत डिटेल में एक बार ये आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो इंटरनेट पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लेबर कोड को अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि जो MCC है उन्होंने कुछ की चेंजेस जो है वो लाए हैं अपने लॉज में। जो क्रिकेटर है अब उनको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपने सिलाइवा को यूज़ करके जो बॉल है जिसको वो शाइन करते हैं उसको अब MCC ने जो क्रिकेट क्लब है उन्होंने बैन कर दिया है। ओके, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद दिस इज इट फॉर टुडे। तो दिस वाज इट अबाउट इट एंड यस,
तो हम आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर से दोबारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट्स हैं हमारे वीडियोस के बारे में या फिर जो भी कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं उससे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको नोटिफिकेशंस के द्वारा मिलते रहें। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।